नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे विवाह से संबंधित एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण सवाल, जो प्रायः बहुत सारे दर्शकों के मन में होता है। और विवाह को लेकर यदि कोई अपनी जन्म पत्रिका दिखलाता है, तो प्रायः उनके जो सवाल होते हैं, आज के इस क्लास में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यह देखिए विवाह योग्य है कि नहीं, इसके बाद ही अन्य सवालों की बारी आती है। अगर विवाह में विलंब हो या विवाह योग्य है ही नहीं, तो अन्य सवाल वही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले विवाह से संबंधित कुछ भी बात अगर विचार करना हो, तो कुंडली में आप सबसे पहले क्या देखेंगे? विवाह योग्य है कि नहीं। विवाह बाधा योग भी देखा जाता है। यदि विवाह योग बन रहा है, तो यदि विलंब की स्थितियां है कि नहीं, विलंब किस कारण हो रहा है, और विवाह योग है तो विवाह कब होगा, समय के लिए आप क्या देखेंगे, समय की गणना आप कैसे करेंगे, समय के लिए आपको कौन सा ग्रह देखना है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो जीवन साथी है वह कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसका रंग रूप कद काठी, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसका शिक्षा धन वैभव और भविष्य कैसा रहने वाला है। क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखकर शादी तय होता है, लेकिन उसके बाद की स्थितियां, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक सुख और भविष्य आदि के बारे में हम कैसे गणना करें, जन्म कुंडली पर कैसे देखें, आइए आज के इस क्लास में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही आपके सम्मुख कुंडली खुले, तो सबसे पहले आप देखिए विवाह योग है कि नहीं। और विवाह योग देखने के लिए जन्म कुंडली में विवाह से संबंधित जो भी बातें विचार करनी हो, वो सीधे सप्तम भाव से आप देखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली का सातवां भाव ही पत्नी का भाव होता है। अब देखिए, मैं प्रायः यह बात करता हूं कि सातवां भाव पत्नी का भाव होता है। तो एक छोटा सा उधर से सवाल आता है, कुछ दर्शकों ने पूछा है, इसलिए मैं यह भी आज आपको स्पष्ट कर दूं कि ये पत्नी का भाव प्रायः ज्योतिषी क्यों कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस सवाल का जवाब बड़ा सरल है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपको वो मूलभूत सुविधाएं आवश्यक है। जैसे कि जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनके लिए लैब की आवश्यकता है। लैब क्यों? क्योंकि वो जो साइंस पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल करेंगे वहां। तो ज्योतिष में जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं, उस सूत्र के लिए एक कुंडली की आवश्यकता होगी, जिस पर आप उन सूत्रों को घटाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष माना गया है कुंडली के लिए। एक काल पुरुष की कुंडली की कल्पना की गई है। अब यह हम काल पुरुष कहते हैं, इसलिए जन्म कुंडली का सातवां भाव जो है, उसको पत्नी भाव, जाया भाव कहा गया है कि सातवां भाव पत्नी का भाव होता है। नहीं तो निस्संदेह यदि किसी युवती की कुंडली है, तो सप्तम भाव से उसके पति का विचार होगा। तो जब हम काल पुरुष का कल्पना किए कि ये जो कुंडली हो गई काल पुरुष की कुंडली हो गई, तो सप्तम भाव पुरुष की कुंडली हुई, तो निस्संदेह यहां से पत्नी का विचार होगा। दूसरी बात, एक सवाल यह भी आता है, मेष लग्न की ही कुंडली क्यों लिया जाता है। तो जो काल पुरुष की गणना किया गया, कल्पना किया गया, काल पुरुष की कुंडली उदाहरण के लिए बनाया गया, तो राशियों के क्रम में पहली राशि होती है मेष। तो इस राशि को लग्न में रख लिया गया, पहली ही राशि उदाहरण के लिए ही तो लेना था। तो मेष राशि लग्न में हो गई, तो मेष लग्न की कुंडली हो गई। इसलिए प्रायः उदाहरण में मेष लग्न की कुंडली ले लिया जाता है। और सप्तम भाव में पति न कहकर पत्नी कहने का अर्थ यही से निकलता है, क्योंकि हम उदाहरण के लिए काल पुरुष की कुंडली का कल्पना करते हैं, काल पुरुष की कुंडली पर सूत्रों को समझते हैं, समझाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सप्तम भाव से पत्नी का विचार होता है और पति का भी विचार होता है। तो विवाह से संबंधित तो कोई भी सवाल आपके मन में है, तो उसका जवाब आपको इसी भाव से मिलेगा। अब आपको क्या क्या देखना है, तो सबसे तो पहले सप्तम भाव को देखिए। सातवें भाव का प्रभाव कैसा है, इस सप्तम भाव पर प्रभाव ग्रहों का कैसा है, शुभ अशुभ, किस अवस्था में है ये सप्तम भाव। फिर आप सप्तमेश को देखेंगे। इस भाव में जो राशि है, उस राशि के राशिपति को देखेंगे। साथ ही साथ आपको लग्नेश भी देखना है।
विवाह से संबंधित बातें आप विचार कर रहे हैं, तो लग्नेश की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपको शुक्र और गुरु, ये 2 ग्रह को देखना है, शुक्र और गुरु। अब ये 2 ग्रह क्यों देखेंगे? आगे मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इन दोनों ही ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है विवाह से संबंधित सवालों में। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि कुंडली में विवाह से संबंधित भाव यही है। सप्तमेश को देखा इसलिए जाता है क्योंकि सप्तमेश ही इस भाव के अधिपति हैं, इस भाव के मालिक हो जाते हैं और शुक्र इस भाव के कारक ग्रह हैं। सप्तम भाव के कारक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप समझिए कि ये एक प्लॉट है, यहां कोई राशि नहीं है, तो ये एक प्लॉट हो गया, तो इस प्लॉट के जो मालिक होंगे वो शुक्र होंगे। अब यहाँ जो राशि बैठ जाएगी, अब ये समझिए कि 7 नंबर की राशि तुला राशि का यहाँ भवन बन गया, तो तुला राशि के भी मालिक शुक्र हो जाएंगे। तो अगर 7 नंबर है तो कारक और राशिपति दोनों में शुक्र का प्रभाव होगा। अगर राशियां अलग हैं तो उस राशि के राशिपति को देखना है, क्योंकि वो जो राशि यहाँ होगी उस राशि के राशिपति इस पूरे भाव के मालिक हो जाते हैं। इसके बाद गुरु की स्थिति, और गुरु से पहले आप समझिए कि जो शुक्र की स्थिति है, ये आपको चाहे पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, चाहे स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, युवक की चाहे युवती की, शुक्र सबके लिए वैवाहिक सुख से संबंधित ग्रह है, वैवाहिक सुख के कारक ग्रह हैं। इसलिए दोनों ही स्थितियों में शुक्र का निरीक्षण परीक्षण करना आवश्यक है। शुक्र की स्थिति का आंकलन करना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ यदि आप किसी महिला की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु ग्रह को देखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु पति के कारक हैं। जब आप किसी युवती की कुंडली देखेंगे तो सप्तम भाव से उसके पति का विचार होगा और पति के कारक गुरु हैं, इसलिए गुरु ग्रह की स्थिति का भी विचार करना बहुत जरूरी है। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि कहा लग्नेश, लग्नेश का सप्तमेश से संबंध और लग्नेश का पंचमेश से संबंध भी विवाह से संबंधित प्रश्नों में बहुत आवश्यक होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इन ग्रहों की स्थिति आपको देख लेना है। सप्तम भाव की स्थिति यदि अच्छी है, जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश अच्छे हैं, तो निसंदेह विवाह का योग है, प्रबल योग माना जाएगा। विवाह में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब दिक्कत परेशानी जैसे ही आएगी तो समझ जाइए कि ग्रह स्थितियां खराब होंगी तो वैवाहिक सुख में, विवाह योग में विलंब, अड़चन, बाधा, मुश्किल आप समझेंगे। तो अब आप यहाँ विवाह बाधा कैसे समझेंगे? तो सप्तम भाव की स्थिति यदि खराब हो, सप्तमेश का प्लेसमेंट अच्छा ना हो, सप्तमेश की स्थिति अच्छी ना हो, कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी ना हो। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सप्तमेश 12वें भाव में चले जाएं, सप्तमेश 6वें भाव में आ जाएं। जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की ही ये कुंडली बना लेते हैं तो 6 नंबर की राशि यहां आएगी और यही मान लीजिए शुक्र बैठ जाए तो शुक्र नीच के हो गए। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि सप्तम भाव यदि शुभ रहा, अच्छा रहा हर दृष्टिकोण से, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, विवाह योग है, और जितना अशुभ रहेगा उतनी परेशानी आएगी। अब जीवन साथी कैसा होगा, यह जो सवाल होता है, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, विवाह का समय। तो आइए सबसे पहले समय समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, समय ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे महादशा। महादशा कि सबसे पहले महादशा किसकी चल रही है, फिर महादशा के नीचे आएंगे अंतरदशा, आप देखेंगे अंतरदशा किसकी है। अंतरदशा के नीचे भी प्रत्यंतर दशा आता है, प्रत्यंतर दशा के नीचे भी सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा के नीचे प्राण दशा आता है। 5 प्रकार की दशाएं होती है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। मुख्य रूप से आप महादशा, अंतरदशा, उससे आगे बढ़िए थोड़ा प्रत्यंतर दशा देख लीजिए तो मोटा मोटी आपको अंदाजा मिल जाएगा। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सप्तमेश का यदि महादशा चल रहा हो तो यह विवाह का सबसे प्रबल समय होता है। दूसरी बात, सप्तमेश का अंतरदशा चल रहा हो
तो भी विवाह का समय अंतरदशा के दौरान प्रबल होता है। लेकिन अब अंतरदशा में आपको यह ध्यान रखना है कि जो महादशा चल रही हो वो सप्तमेश के मित्र ग्रहों की दशा हो। इसके बाद आप अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में भी ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये हो गया सप्तमेश, सप्तमेश की महादशा हो, सप्तमेश की अंतरदशा हो। दूसरी बात है सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हों उनकी दशा अंतरदशा। सप्तम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उनकी महादशा अंतरदशा। सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ हो उनके भी दशा अंतरदशा में विवाह संभव है। ये स्पष्ट हो जाएगा, जब उनका समय आएगा उस समय विवाह करा देंगे। अब आप यहां उन ग्रहों में तालमेल आप जरूर देख लीजिएगा कि मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह के समय ज्ञात करने के लिए। यह भी एक सूत्र मैं आपको यहां बताते चलता हूं। विवाह का यह समय, यदि मान लीजिए कि विवाह का समय होता आ रहा है, यानी विवाह का उम्र हो रहा है, लेकिन महादशा अंतरदशा विपरीत चल रहा है, तो यदि ज्यादा विपरीत हो, ग्रह स्थितियां खराब हो, तो समझ जाइए कि विवाह बड़ी मुश्किल हो जाएगा। विवाह बाधा है या विवाह योग ही नहीं बन रहा है, तब जाकर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि दशाएं विपरीत हो, ग्रह स्थितियां खराब हो। लेकिन एक सूत्र आपको दे रहा हूं, मान लीजिए आपने कुंडली में देखा कि विवाह योग तो है लेकिन दशा विपरीत है। जैसे कि मैंने कहा सप्तमेश की दशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतरदशा नहीं है। तो इसके अलावा विवाह का समय ज्ञात करने के लिए आपको देखना होगा गोचर, गोचर कुंडली। आप इस कुंडली का एक गोचर कुंडली बनाएंगे। अब आप गोचर कुंडली जानते हैं कैसे बनता है। गोचर का मतलब हो गया वर्तमान समय की ग्रह स्थितियां, कि वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। और जन्म कुंडली क्या है, जन्म के समय की ग्रह स्थितियां हैं। लेकिन गोचर कुंडली क्या होगी, वर्तमान समय की स्थितियां। उस वर्तमान समय की स्थिति में आप देखेंगे कि गुरु ग्रह का गोचर कहां चल रहा है, किस राशि पे चल रहे हैं, आपकी राशि कौन सी है, और आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, ठीक, तो भी विवाह का समय होता है। यदि यही देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर कर रहे हो आपकी राशि से, जैसे मान लीजिए आपकी राशि मेष है और मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हो, वर्तमान समय में अगर गोचर चल रहा हो, अभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, मैं मान लीजिए मेष राशि में गोचर कर रहे हो और मेष राशि है आपकी, तो विवाह का समय माना जाएगा। यानी आपकी राशि से जो राशि है उसी राशि पे गोचर कर रहे हो, या आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, आपकी राशि से 7वें राशि में गोचर कर रहे हो, या आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर कर रहे हो। अब यहां पूरी राशियां लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ 7 8 9 10 11 12। अभी बृहस्पति का गोचर कहां है, तो अभी बृहस्पति का गोचर यहाँ है, कर्क राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। तो यहां भी ध्यान न दीजिए, इसको मिटा देते हैं। आपके राशि पे गोचर हो या आपकी राशि से तीसरी राशि में गोचर हो, तो यहां से भी सप्तम भाव से ये संबंध बनाते हैं और विवाह का समय माना जाता है। या आपकी राशि से पंचम राशि में बृहस्पति का गोचर हो, या सप्तम में गोचर हो, या नवम में गोचर हो, या एकादश में गोचर हो। ये 6 स्थितियां आप नोट कर लीजिए। पहला तो आपके राशि पे हो, या आपकी राशि से तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, या 11वें में, यहां भी होंगे। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से या सप्तम से, इन दोनों में से किसी से भी बनेगा तो समझ जाइए कि विवाह का योग आपके लिए अनुकूल है। अब यहां इन 6 स्थितियों में आप देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से, यानी आपकी राशि से या आपकी सप्तम भाव से बन रहा है। आपकी राशि से 7वें जो भाव है, जो राशि है, उस राशि से बन रहा होगा। यहां लग्न में बैठेंगे तो यहां सप्तम भाव को देखेंगे, तीसरे में बैठेंगे तो भी सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, सप्तम में तो खुद यहीं आकर बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, और लाभ भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। तो यह सूत्र आप याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध लग्न या सप्तम से बने
आपकी राशि से, तो विवाह का समय अनुकूल है, विवाह का समय चल रहा है, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। और इस गोचर के साथ साथ यदि दशाएं भी अनुकूल हों तो समय प्रबल कहिएगा, बहुत मजबूत समय, प्रबल विवाह का समय आप कह सकते हैं कि गोचर भी अनुकूल है और दशाएं भी, महादशा अंतरदशा आदि भी अनुकूल है, तो प्रबल समय हो जाएगा। अब आते हैं कि यदि आपका यह विचार हो, मन हो कि हमारा जो पार्टनर होगा, चाहे युवती की कुंडली में पति हो, चाहे पुरुष की कुंडली में पत्नी का विचार हो, उसका पार्टनर का रंग रूप कद काठी स्वभाव विद्या धन वैभव कैसा रहेगा, तो आप क्या देखेंगे। यह भी एक सूत्र जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यह भी मैं इसके साथ साथ आपको कहूंगा कि आप जन्म कुंडली के 12 भावों पर आप इसे लागू कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यह सूत्र बता देता हूं। देखिए, जन्म कुंडली में आप समझ रहे हैं कि दूसरा भाव किस चीज का है, धन का है। पांचवा भाव किस चीज का है, तो बुद्धि का है। नवा भाव किस चीज का है, तो भाग्य का है। 10वां भाव किस चीज का है, तो कर्म का है। क्लियर, आप समझ रहे हैं। तो ये जो 7वां जो भाव है, इसी भाव को आप लग्न बना लीजिए और इसके बाद उस कुंडली का अध्ययन कर लीजिए। जैसे कि ये लग्न हो गया, तो ये तो आपका लग्न हो गया और ये आपके पार्टनर का हो गया, तो इसको आप लग्न बना लीजिए और इसके बाद ग्रह स्थितियों का अध्ययन कर लीजिए। तो ये लग्न कैसे बनेगा, तो सबसे सरल है, आप एक कुंडली बनाएं। ठीक, कुंडली बनाने के बाद इस भाव में जो राशि है, उस राशि को आप लग्न में लिख दीजिए। जैसे 7 नंबर है तो हमने 7 नंबर लिख दिया। इसके बाद जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, उसी राशि में यहां पर बैठा लीजिए और इस कुंडली का आप अध्ययन कर लीजिए। तो कैसे अध्ययन करेंगे, जैसे दूसरा भाव धन का है, तो ये भाव लग्न का हो जाएगा, तो ये भाव जो है आपके पार्टनर का धन का होगा। मैं यही समझा दे रहा हूं, ये अब बनाएंगे तो बहुत सरल तरीके से आप समझने लगेंगे, नहीं तो यहां थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप गणना कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, यहां से ये करेंगे तो सरल हो जाएगा। तो जब ये भाव लग्न का होगा, आपके पार्टनर का जो भाव है, इसी को आप लग्न बना लीजिए। तो यहां से जो दूसरा भाव ये वाला होगा, ये क्या होगा, दूसरा भाव किस चीज का है, धन का है, तो ये आपके पार्टनर के धन का होगा। आपसे ये अष्टम है, आपकी ये आयु है, लेकिन आपके पार्टनर का धन है। धन, पैतृक धन, धनार्जित किया हुआ धन, संचित धन। अब यहां से आगे बढ़िए, चौथा भाव किस चीज का होता है, तो सुख का होता है। तो यहां से चौथा भाव जो ये वाला भाव है 10वां, ये आपके पार्टनर का सुख का भाव होगा। आपका ये कर्म क्षेत्र है, इनका ये सुख हो जाएगा। तो जब आप ये कुंडली बनाएंगे तो आपको गणना करना सरल हो जाएगा। तो ये भाव, ये आपका चौथा है, लेकिन आपके पार्टनर का ये 10वां भाव हो जाएगा। तो इनके कर्म कैसे हैं, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, यहाँ की ग्रह स्थितियों का जब आप आंकलन करेंगे तो समझ जाएंगे कि पार्टनर का कर्म कैसा रहेगा। और यहां से 5वां, ये जो आपका लाभ भाव है, ये है विद्या बुद्धि संतान। तो यहां से जब आप 5वें का अध्ययन करेंगे, यानी अपने से लाभ का अध्ययन करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर का शिक्षा दीक्षा कैसा होगा, बुद्धि विवेक कैसा है धन वैभव के लिए। अपनी कुंडली का अष्टम देख लीजिए, वो आपके पार्टनर का धन वैभव हो जाएगा। अब इनका यदि आमदनी देखना है, तो यहां से आ जाइए पंचम भाव पर। ये आपका पंचम है, लेकिन आपके पार्टनर का एकादश है। तो आमदनी के लिए आप अपने पंचम भाव का अध्ययन करेंगे, तो आपके पार्टनर का ये आमदनी का भाव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन दो तरफा लगता है, क्योंकि इधर से 5वां, इधर से एकादश। तो आप इस भाव को लग्न बना लीजिए, तो आप सरल तरीके से अपने पार्टनर का धन वैभव स्वभाव विद्या रंग रूप कद काठी सब कुछ गणना कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तो मैं केवल सप्तम भाव के बारे में बताया। जन्म कुंडली के किसी भी भाव का आपको गणना करना है, रिजल्ट निकालना है, तो उस भाव को आप लग्न बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चौथा भाव है, चौथा भाव किस चीज का है, आपके माता का है। तो माता के बारे में विस्तार से समझना हो तो इस भाव को लग्न बना लीजिए। तो यहां से माता के माता, माता का बुद्धि विवेक ज्ञान, माता की आमदनी, ठीक है ना, माता का धन। अगर दसम भाव है, मान लीजिए पिता का स्थान है, इस भाव को लग्न बना लीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा पिता के बुद्धि विवेक ज्ञान,
ये हो जाएगा आमदनी। तो जिस भाव का रिजल्ट आपको निकालना है, उस भाव को आप लग्न बनाकर विस्तार से उसके बारे में सब कुछ गणना कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।